XYZ issued 4,80,000 4% redeemable preference shares on 1 अप्रैल 2005 एट पार। जो XYZ है उसने 4,80,000 का लोन लिया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करके, वो भी 4% पर। इंटरेस्ट इज paid annually in arrears. The first payment of interest amounting to 19,200 was made on 31st March 2006 and it is debited directly to the retained earnings by accountant. जो अकाउंटेंट है उसने पहले साल के एंड में जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी है वो 4% के हिसाब से करी है, 19,200 रुपये, ठीक है। और P&L की जगह उसने रिटेन अर्निंग जो है उसको डेबिट किया है, क्योंकि इसका मानना है कि ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इस चक्कर में द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल फॉर अ कैश अमाउंट टू 7,20,000 ऑन 31 मार्च 2008। जो तीसरे साल के आखिर में जो प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होंगे वो कैश अमाउंट दे करके रिडीम होंगे, 7,20,000 जो है वो देने पड़ेंगे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो 18% पर एनम का बन रहा है प्रेफरेंस शेयर का। The proceeds of the issue have been recorded within equity by accounted as reflects the legal। वही कहता है जो प्रोसीड्स जो हमें मिले हैं प्रेफरेंस शेयर से उसे ये इक्विटी कंपोनेंट की तरह रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा क्योंकि अकाउंटेंट को लगता है कि एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटेंड्स टू इशू इक्विटी शेयर्स ओवर द नेक्स्ट 2 years टू बिल्ड अप कैश रिसोर्सेज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। तो पहले साल के आखिर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको लगता है नहीं यार हमें ये वाले प्रेफरेंस शेयर नहीं अच्छे लग रहे हैं, हमें और कम रेट पे जो है हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए। तो हम जो है इस साल के आखिर में हम जो है इसको रिपे कर देंगे जितना भी इसका बैलेंस बच रहा होगा, और जो नए प्रेफरेंस शेयर हैं हम उसको इशू करेंगे कम रेट पर। तो यानी दूसरे साल के शुरू में ये, या फिर कह लें पहले साल के आखिर में ही जो नए प्रेफरेंस शेयर ये लाना चाहते हैं और पहले जो इन्होंने अभी जो लिया है उसको रिपे कर देना चाहते हैं पहले साल के आखिर में, यानी सिर्फ 1 साल के लिए इसकी अकाउंटिंग हो रही है। मुकेश जो कि अकाउंटिंग मैनेजर है XYZ का, हैज़ बिन टोल्ड टू रिव्यू द अकाउंटिंग ऑफ द फोरशीट इशू। कह रहा है कि जो अकाउंटेंट ने जो भी काम किया है वो उसको रिव्यू करना है कि अकाउंटेंट ने ठीक से सारी एंट्री करी है कि नहीं करी है। CFO हैज़ आस्क्ड फ्रॉम, ठीक है, अब इसमें देखना है हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर रिक्वायरमेंट आती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 0, हु एम आई एम XYZ, क्योंकि मैं XYZ की बुक्स में बना रहा हूँ मैं। ग्रेट, मेरे लिए क्या है फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने जो है वो पैसे उधार पे लिए हैं 4,80,000, ठीक है। ये ऑन मार्केट है कि ऑफ मार्केट है, ऐसा इंटरेस्ट फ्री लोन, कंपेरेबल लोन, सिमिलर लोन ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ऑन मार्केट टर्म्स मानेंगे। बट क्वेश्चन में हालांकि EIR दिया हुआ, तो EIR कहीं पे भी दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना कि ये मतलब ऑफ मार्केट है। EIR जो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है भाई कि ऑन मार्केट हो, उसमें EIR ऑलरेडी गिवन हो, ठीक है, तो ये ऑन मार्केट है। उसके बाद फेयर वैल्यू निकालो, फिर अगर ये ऑन मार्केट है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कुछ है नहीं, तो जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वही फेयर वैल्यू है, यानी 4,80,000 रुपये। उसके बाद हमें EI निकालना है, EIR ट्रायल एरर मेथड से निकालते हैं हम। ऑन मार्केट पे जब वैल्यू होती है तो ऑन मार्केट टर्म्स पे जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है तो हम जो EI निकालते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। बट इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी EIR गिवन है तो हम वही ले लेते हैं 18%। ग्रेट, स्टेप नंबर 5 स्किप करेंगे क्योंकि ऑन मार्केट टर्म्स है। फिर स्टेप नंबर 5 मतलब स्किप करेंगे क्योंकि ऑन मार्केट टर्म। फिर स्टेप नंबर 6 पे जाएंगे, उसमें हम देखेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट कितना है इसमें। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट तो जी पूरा का पूरा फाइनेंशियल लायबिलिटी का कंपोनेंट है, यही पूरा का हो गया। फिर हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे, तो हमने ये अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई। अमाउंट ड्यू कितना होगा, 18% के हिसाब से ड्यू होगा ना, क्योंकि EIR 18% है, तो हमने पहले साल की बना दी है। तो पहले साल का इतना क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम इसको इस वाले पुराने वाले को रिपे कर देंगे और नया वाला इशू करेंगे। तो ठीक है जी, आप पुराने वाले को रिपे कर दो, क्या दिक्कत है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आप देखोगे प्रिंसिपल इतना जो है हम उसको डेबिट कर रहे हैं और
इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने इतना तो हमने पे कर दिया है, लेकिन अभी भी हमें पे इतना करना चाहिए था, मतलब हमारा अभी भी 66,72,000 सॉरी इसमें है गड़बड़ होगी, इसमें 67,200 का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमने अभी भी पे नहीं किया। अभी भी हमारा जो हमारा अकाउंटेंट है उसने गधा अकाउंटेंट था उसे 4% के हिसाब से किया, लेकिन जबकि जो जनरल एंट्री में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो हमेशा EIR वाला होता है, और इसने एक्चुअल वाला डाल दिया जनरल एंट्री में। यानी बुक्स में जो हमें रिकॉर्ड हुई है इंटरेस्ट इनकम वो इतनी रिकॉर्ड हुई है, जबकि इतनी होनी चाहिए थी। तो हम एक्स्ट्रा और कितनी रिकॉर्ड करेंगे, हम एक्स्ट्रा और इतनी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हमें इतना प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, इतना इंटरेस्ट अमाउंट अभी भी हमारे अकाउंटेंट की गलती की वजह से इतना पे करना रह गया। यानी टोटल आप देखोगे तो इतना क्लोजिंग बैलेंस इसका बच रहा है, मोटाशन टेबल में भी दिख रहा है। तो हम इतना जो है वो उसकी इतना का रिपे करना है। तो हमने जो पुराना था इसको तो हमने डेबिट कर दिया, और हमने एक नया लोन ले लिया, नया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है इशू कर लिया इतने ही अमाउंट का, ठीक, क्योंकि हमारा मकसद क्या था कि जो इस वाले को जो हम रिपे करेंगे वो नए वाले को लेकर के रिपे करेंगे। तो हमें कितना लेना है, इतना, तो हमने इतना ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस को जो है पेंडल में डाल दिया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें जो है पता चला कि बुक में इतना रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो हमने इतना रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन फिर हमें ये भी बात पता चला कि जो अकाउंटेंट है उसने क्या किया था, इंटरेस्ट जो ये वाला जो पे किया था उसको उसने रिटेन अर्निंग से डेबिट करके पे किया था, बट ये तो पेंडल में जाएगा चीज़ है, तो इसलिए हमने रिटेन अर्निंग को इतने से क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और इतने से ही पेंडल को बढ़ा दिया। यानी पेंडल के लिए में 2 अमाउंट आ गए, जो पहला वाला जो 19,200 था वो भी पेंडल में नहीं डाला था, वो भी पेंडल में डालना है, और जो अब वाला जो एडिशनल जो एक्स्ट्रा जो है वो भी डालना है, और रिटेन अर्निंग को जो पहले डाला था उसको क्रेडिट कर देना है, क्योंकि रिटेन अर्निंग जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो रिटेन अर्निंग में जो है वो नहीं जाता। एक्चुअली यहाँ पे गलती ये हुई कि अकाउंटेंट के लोग, चूँकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो इसके लिए जो इसका जो हम पे करेंगे इंटरेस्ट, इसको हम रिटेन अर्निंग्स में डालेंगे। अकाउंटेंट की बात तो सही है, लेकिन अकाउंटेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल गलत हो गया कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, एक्चुअली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो इसलिए हमें पेंडल को डेबिट करना था, रिटेन अर्निंग को नहीं करना था डेबिट। तो हम इसलिए रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया, पेंडल को वापस से डेबिट किया।